हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भारती शर्मा आज आप सभी को एनटीए नेट हिंदी की इकाई फर्स्ट के हिंदी भाषा और उसका विकास पढ़ाऊंगी। यहाँ हम वही पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं इकाई फर्स्ट शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लेकिन आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा। आपको अगर कुछ भी थोड़ा सा भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगता है तो मेरे सारी वीडियोस को कंटिन्यू देखिएगा। आपको एनटीए नेट हिंदी में पूरी तरह से सफल होने में मेरे वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगे। तो शुरू करते हैं इकाई फर्स्ट, हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसका विकास जो आपके नए पाठ्यक्रम में दिया गया है, इसमें हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसके अंदर पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उसकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवट, ये सारे सब कुछ दिया हुआ है आपके नए इस सिलेबस में। आपको इसी सिलेबस से टॉपिक टू टॉपिक आपको स्टडी करनी है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे इकाई फर्स्ट से ही, हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसका विकास को हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले यहाँ हमारे पूरे इस विश्व में लगभग 3000 भाषाएं थीं। लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया था। उनमें से कुछ आर्य थी और कुछ थी अनार्य। ये आर्य और अनार्य जो भाषा परिवार थे उसमें कुछ थी द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, आग्नेय, यूराल, अल्टाइक, काकेकश, बांटू, अमेरिकी, सूडानी, बुशमैन, जापानी, कोरियाई और भारोपीय। यानी ये जो भाषा परिवार थे ये सारे आर्य भाषा परिवारों में से निकले हुए थे, जिसमें से भारोपीय भाषा परिवार को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से हम आगे देखते हैं कि यहीं से हिंदी की उत्पत्ति हुई है कि कैसे हिंदी निकली। तो भारोपीय भाषा परिवार को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इसकी दो मुख्य शाखाएं बताई गई हैं। एक तो बताई गई हैं कैंतुम और दूसरी बताई गई हैं यहाँ पर सतम। कैंतुम और सतम दो शाखाएं हैं। तो ये दो मुख्य शाखाएं हैं और कैंतुम में से कैंतुम जो थी वो लैटिन और ग्रीक भाषा परिवार, जो भारोपीय भाषा परिवार है, इसमें से लैटिन और ग्रीक का एक समुच्चय था कैंतुम का। और इसी कैंतुम में से जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट और इटैलिक भाषाएं निकली। हम बात करते हैं सतम की, तो भारोपीय भाषा परिवार से एक सतम निकला, एक कैंतुम निकला, तो सतम निकला। सतम में देखिए आप बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से अगर हैं तो वह है भारत ईरानी भाषा। भारत ईरानी शाखा है जो भारोपीय भाषा परिवार सतम से निकली हैं, और इसी भारत ईरानी शाखा से आगे की भाषाएं हम पढ़ेंगे कैसे इस शाखा से, भारत ईरानी शाखा जो आर्य शाखा है, इससे कैसे हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट भारत ईरानी शाखा, जिसमें तीन जो इसके शाखा की 3 भाषाएं इसमें से निकली हैं। वो 3 भाषाएं कौन सी हैं देखिए, ईरानी, ईरान और अफ़गानिस्तान की भाषाएं जहां पर आती हैं। दरद में आती हैं कश्मीर और पामीर की दक्षिण पूर्व की भाषाएं। और तीसरा है भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए भारतीय आर्य भाषा तक पहुँचने के लिए हमने क्या किया। भारतीय आर्य भाषा में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषाएँ हैं जो आपके सिलेबस में एज इट इज़ दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले इसको ऐसे समझिए। सबसे पहले हमने पढ़ा हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। हिंदी भाषा का विकास हुआ था भारोपीय भाषा परिवार से। जो भारत आर्य और अनार्य बहुत सारी भाषाएं थी, उसमें से भारोपीय भाषा परिवार जो था, उस भाषा परिवार यानी भारत और यूरोपीय, इसी पे नाम पड़ा है इसका भारोपीय भाषा परिवार से कैंतुम सतम, उसमें से सतम जो थी उस सतम से निकली थी भारत ईरानी शाखा, और भारत ईरानी शाखा से निकली थी भारतीय आर्य भाषा यानी ऋग्वेद की भाषा, वेदों की भाषा, भारतीय आर्य भाषा। उसमें से पहला हम इस भारतीय आर्य भाषा को 3 खंडों में बांटा है हमने, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाएं, और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो हम इसको पढ़ेंगे अब कि आधुनिक आर्य भाषा हैं जो भारतीय आर्य भाषाओं में से 3 प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भारतीय आर्य भाषा है उसमें से सबसे पहली हमने देखी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसी को हम पढ़ेंगे, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये 2 पार्ट में
विभक्त हैं। वैदिक संस्कृत का काल आप ज़रूर नोट कर लिएगा, क्योंकि ये अधिकतर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, और इसी में से वैदिक संस्कृत निकली है 2000 से 1000 ईसा पूर्व। जिसमें से हम वैदिक संस्कृत की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि भाष जो शब्द है उसका अर्थ होता है बोलना, और वेदों में पुरानी जातियों में सबसे महत्वपूर्ण जो थी वो 2 जातियाँ थीं, पुरु और भरत, और इन्हीं दोनों के घुल मिल जाने से एक जाति बनी थी जिसको कहते हैं कुरु जाति। यानी कुरु जाति जो क्षेत्र आसपास का है उसको कुरुक्षेत्र के नाम से जाना गया। कुरु जाति का जो क्षेत्र था उसके आसपास का क्षेत्र। और इससे ये पता चलता है कि आर्य लोगों की भाषा का विकास और प्रचार प्रसार भारत के एक पश्चिमी प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर माना गया है कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र कुरुक्षेत्र में माना गया। अब पश्चिमी प्रदेश में हुआ है तो ऋग्वेद काल में तो ठीक है, पर यजुर्वेद और अन्य संहिताओं पर आर्य भाषा पर अनार्य प्रभाव बढ़ने लगा, और ऐसा कहते हैं कि धीरे धीरे ये भाषा जो थी वैदिक संस्कृत बहुत ज़्यादा क्लिष्ट होती गई, यानी दुरू होती गई। हमें इसको जो है वो ये भाषा जन भाषा, यानी हम जो जिस भाषा का प्रयोग हम बोलचाल में करते हैं वो क्लिष्ट इतनी हो गई कि हम बोलचाल में उसका प्रयोग नहीं कर पाए। तो पश्चिमी आर्य भाषा पर प्रभाव पड़ा, पूर्वी प्रभाव पड़ा। हम देखते हैं पश्चिमी आर्य भाषा पर प्रभाव पड़ा था पूर्वी प्रभाव, और इस पूर्वी प्रभाव पड़ने से एक नई भाषा निकली जिसे हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। तो लौकिक संस्कृत का जन्म ऐसे हुआ है। और ईसा पूर्व की बात करते हैं तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इसका समय है। कई बार आपके नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत का अलग से टाइम पूछ लिया गया है, तो आपको प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में से इन दोनों का समय निकालना है और लिखना है। तो लौकिक संस्कृत क्या थी? लौकिक संस्कृत वह भाषा थी जिस पर एक पूर्वी प्रभाव था। वैदिक संस्कृत की क्लिष्टता को दूर करने का प्रयत्न किया था। यहाँ पर लौकिक संस्कृत में एक प्रसिद्ध रचना है पाणिनि की। 7वीं सदी में पाणिनि हुए और उन्होंने इस वैदिक संस्कृत की क्लिष्टता को दूर करने का प्रयत्न किया, और पाणिनि ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। और उत्तरी रूप को लौकिक साहित्य का आधार माना गया, और पाणिनि ने यहाँ पर क्या करा? पाणिनि ने यहाँ पर लौकिक संस्कृत को एक आधार बनाया अपना और अपने ग्रंथ का, और इस तरह भाषा का परिष्कार और संस्कार होने से इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का नाम पड़ गया संस्कृत, जो आज आप जानते हैं संस्कृत भाषा। और ये संस्कृत जो भाषा थी, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत को कहा गया, वैदिक संस्कृत को भी कहा गया, लेकिन हम देखते हैं कि संस्कृत जो भाषा थी, तो संस्कृत की वास्तविक उन्नति तो मौर्य काल के में आरंभ हुई थी, 9वीं और 10वीं शती के लगभग मानी जाती हैं। लेकिन संस्कृत सारे देश की समन्वय शक्ति बनी थी उस समय में, और सभी दिशाओं में फैली। संस्कृत के बड़े बड़े आचार्य शंकराचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य दक्षिण में हुए। कहते हैं ना कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी, तो वाणी के बदलने का क्रम ऐसे ही जारी रहा। संस्कृत जो वैदिक भाषा की स्वीकृत स्थिति थी, वैदिक भाषा में मतलब संस्कृत को एक स्वीकृति मिली हुई थी, वो इतनी दुरू और क्लिष्ट होती गई धीरे धीरे कि वो जनभाषा न रहकर देववाणी बन गई। यानी यहाँ पर हम बात करते हैं ना संस्कृत की, तो संस्कृत एक जन भाषा न रहकर क्या बन गई थी? देववाणी। यानी यहाँ पर देवताओं की स्तुति में जब संस्कृत भाषा काम आने लगी, जैसे कि आज भी आती है, मंत्र वगैरह या देवताओं की स्तुति संस्कृत में करते हैं, तो देववाणी के रूप में जब वो बन गई तो ये जन भाषा नहीं रही। तो एक जन भाषा या मानुषी वाणी का उठना स्वाभाविक हो गया कि किसी न किसी तरह से एक भाषा तो होनी चाहिए आम बोलचाल की भाषा प्रयोग में लेने के लिए। पर एक बात सच है कि कोई भी भारतीय भाषा जब भी साहित्यिक या धार्मिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है तो उसे संस्कृत का आश्रय जरूर ही लेना पड़ता है, और संस्कृत का आश्रय लेकर हमारी एक नई भाषा बनी जिसे हम कहते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो हमें आगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में जानना है, जो सेकंड स्टेप है। आप जानते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बाद दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय आप अच्छे से इसको देख लें, क्योंकि ईस्वी शुरू हो गया था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी का इसका जन्म माना जाता है, जिसमें से 3 भाषाओं का विकास हुआ, या आप कह सकते हैं कि 3 इसमें से भाषा की शैलियाँ अलग अलग निकली हैं, जिसे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के नाम से जाना गया है। आप पाली को पहली प्राकृत भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
पहली प्राकृत के नाम से भी पाली को जाना जाता है, क्योंकि दूसरी प्राकृत भाषा को कहा जाता है। पाली का जो समय है वो भी आप देखिए 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी इसका समय माना गया है। यहाँ से पाली से शुरू होता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा युग। पाली शब्द की व्युत्पत्ति की बात करते हैं तो पल्ली या ग्राम, जिसको ग्रामीण या पाटली पुत्र या मगध की भाषा, पंक्ति से भी इसका अर्थ लेते हैं। पाली को जो है पालने वाली, पाली को कहते हैं पालने वाली भाषा। पालने वाली मतलब किसे पालने वाली? बौद्ध साहित्य की रक्षा करने वाली, बौद्ध को पालने वाली, बौद्ध साहित्य को पालने वाली, क्योंकि पूरा का पूरा बौद्ध साहित्य लिखा गया था पाली भाषा में। हम मगध सम्राट अशोक की बात करते हैं तो उनके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा का नाम आपने हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा। तो उन्होंने पाली साहित्य की त्रिपिटक, जिसको 3 पिटारे कहते हैं हिंदी में, त्रिपिटक भरकर वो सिंहल द्वीप या जिसको आज श्रीलंका कहते हैं वहाँ पर लेकर गए थे। और वहाँ के बौद्ध यही मानते हैं, बौद्ध भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे वो, लेकिन वहाँ के बौद्ध आज भी यही मानते हैं कि ये मगध की भाषा है। हालांकि हम आगे देखते हैं कि मथुरा और उज्जैन के आसपास भी इसका क्षेत्र रहा है पाली का। और पाली की बात करते हैं तो यहाँ पर धर्म प्रचार के मतलब महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने धर्म प्रचार का माध्यम भी इसी भाषा को बनाया था। कोई भी बोली जब साहित्य में स्थान पाती हैं तो अपने साथ कई सारे बोलियों के तत्व उसमें आ जाते हैं, और यही पाली के साथ भी होता है। इसमें कई सारे तत्व आ गए थे कई सारी बोलियों के। आज पाली की बात करते हैं तो पाली में उस समय में त्रिपिटक और वंश, टिकाएँ, जातक, बुद्ध का जो घोष साहित्य है पूरा का पूरा वो इसी में लिखा गया था। और उत्तरी भारत के अलावा यहाँ तक कि बर्मा, लंका, तिब्बत, चीन, यहाँ पर भी ये पाली भाषा का विकास हुआ था। पाली भाषा के बारे में हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्राकृत के बारे में। प्राकृत जो भाषा थी, पाली से धीरे धीरे भाषा का विकास होता गया और प्राकृत तक पहुंची, जिसे दूसरी प्राकृत कहा गया। इसका समय आप ध्यान से देख लें, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का इसका समय है। और जैसा कि कहा जाता है कि नाम प्रकृते है आगतम प्राकृतम, यानी जो भाषा मूल से चली आ रही है उसका नाम है प्राकृत। यानी यहाँ पर हेमचंद्र और मार्कंडेय की बात करते हैं तो वे आचार्य यही कहते हैं कि प्रकृति संस्कृतम तद्व प्राकृतम, यानी मूल भाषा संस्कृत ही थी, उसी से प्राकृत निकली है। तो आपको अच्छे से पता हो ही गया कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद जब हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की बात करते हैं तो पाली आई और पाली से प्राकृत बनी, लेकिन आई तो संस्कृत से ही है। तो इसीलिए हम बात करते हैं यहाँ प्राकृत की। तो प्राकृत भाषा के अंदर कोई भी भाषा जनभाषा, लोक भाषा की बोली होती है और साहित्य में समाज से मान्यता पाकर वो भाषा बनती है। बात करते हैं ब्रज या खड़ी बोली की, तो इसी तरह से ये भाषाएं बनी और वैसे ही प्राकृत का भी विकास हुआ, क्योंकि जैसे ब्रज में फिर साहित्य लिखने लगे, खड़ी बोली में साहित्य लिखा जाने लगा, उसी तरह प्राकृत में भी साहित्य लिखा जाने लगा। और इसमें काफ़ी सारे संस्कृत के ये संस्कृत की अनुचरी बन गई कह सकते हैं। संस्कृत के बहुत सारे शब्द या परिचारिका बन गई, इसमें बहुत सारे शब्द संस्कृत के आ गए थे। और इस भाषा के साहित्य की बात करते हैं तो इसमें प्राकृत में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से पहले पूछा भी गया है और अब भी पूछा जा सकता है कि वररुचि ने प्राकृत में जो एक प्राकृत प्रकाश की रचना की है वो, और हेमचंद्र का जो प्राकृत व्याकरण है ना, ये आप नोट कर लीजिएगा। हेमचंद्र का प्राकृत व्याकरण है वो इसमें प्राकृत भाषा में बहुत प्रसिद्ध है। और व्याकरण ग्रंथों की वजह से ही क्या हुआ था कि भाषा, प्राकृत भाषा जटिल से जटिलतम होती गई, लोक भाषा नहीं रह गई, शिक्षित वर्ग की भाषा बन गई। और इसका स्थान जो ले लिया था वो ले लिया अपभ्रंश ने। यहाँ पर अपभ्रंश की बात हम करेंगे, लेकिन पहले प्राकृत को पूरी तरह से समझ लें। प्राकृत भाषा वररुचि और हेमचंद्र की बात हमने की। वररुचि का आपने नोट किया हो या नहीं किया तो फिर से कर लें। वररुचि का प्राकृत प्रकाश, हेमचंद्र का प्राकृत व्याकरण। और वररुचि ने जो 4 प्राकृतों के नाम लिए हैं वो हैं शौरसैनी, महाराष्ट्री, मागधी और पैशाची। शौरसैनी मथुरा और शुरसेन की भाषा, महाराष्ट्री महाराष्ट्र की, मागधी मगध की और पैशाची कश्मीर के आसपास की भाषाएं थीं। अब हम बात करते हैं कि प्राकृत से धीरे धीरे जो स्थान ले लिया था भाषा ने, वो अपभ्रंश ने स्थान ले लिया। अपभ्रंश ने स्थान लिया। हम अपभ्रंश को पढ़ते हैं, अपभ्रंश को जानते हैं। अपभ्रंश 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी इसका समय बताया गया है। यानी अपभ्रंश की, क्योंकि अपभ्रंश आपके पूरे सिलेबस में बहुत विस्तार से दिया गया है,
इसका समय तो आप नोट कर लीजिए, लेकिन इसको बड़े विस्तार से दिया गया है तो हमें इसको पढ़ना भी बड़े विस्तार से पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर से अपभ्रंश भाषा में कौन कौन से साहित्य लिखा गया, इससे कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ, कौन कौन सी उपबोलियाँ या उपभाषाएं निकली, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप इसको बस इतना सा जान लीजिए अभी आज की वीडियो में कि प्राकृत की तुलना में ये जो भाषा थी उसकी उन्नति बहुत ज़्यादा हुई थी। 7वीं से 11वीं शताब्दी में इसकी भाषा का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। और अपभ्रंश का अर्थ होता है वैसे बिगड़ा हुआ, घिरा हुआ या भ्रष्ट। इसमें ध्वनि और व्याकरण के स्तर पर बहुत से परिवर्तन हो गए और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का तीसरा रूप जो था, ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का तीसरा रूप जो था अपभ्रंश, ये धीरे धीरे बहुत उन्नति पर गया और इसमें बहुत सारे साहित्य भी लिखा गया। और आपको अच्छे से जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश साहित्य की भी हम बात करते हैं, स्वयंभू को पढ़ते हैं हम, और भी हम बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ते हैं जो अपभ्रंश के हैं। तो इसी तरह से हम आगे अपभ्रंश को और भी जानेंगे। हम इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा तक। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा अपभ्रंश के बारे में, अवहट के बारे में और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं क्या हैं, उनसे कौन कौन सी बोलियां निकली हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।